गुड मॉर्निंग। सम्या के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए, आज 25 दिसंबर है। आज बड़ा दिन है। कहते हैं कि साल का बड़ा दिन। हाँ बड़ा दिन बोलते हैं, बड़ा दिन होता नहीं है, है ना। इसी के साथ आज मैरी क्रिसमस है, तो आप सभी को मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की बहुत सारी शुभकामनाएं। कहते हैं कि आज ही के दिन जीसस क्राइस्ट का जो है वो बर्थडे मनाया जाता है, और सेंटा क्लॉज जो है वो सबके घर आते हैं, सबको गिफ्ट्स देते हैं बहुत सारे। और अगर हम जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं की बात करें, वो ये कहते हैं कि सबके साथ जो है मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए, और किसी से ईर्ष्या या बैर नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हमारी सबकी लाइफ में भी अप्लाई होता है ना, कि हमें जो है वो किसी से ईर्ष्या या बैर नहीं रखना है, आराम से प्रेम से सबके साथ रहना है। तो कहते हैं ना, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई बैर, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई बैर, मेरी अपनी मंजिल है, मेरी अपनी दौड़। तो मेरी अपनी मंजिल है, मेरी दौड़ है, मुझे उसी में जो है वो आगे बढ़ना है, खूब मेहनत करनी है। तो चलिए, आज तुलसी पूजन दिवस भी है। तो आज आपको सेंटा क्लॉज बहुत सारे गिफ्ट दिए होंगे, है ना। बहुत सारे गिफ्ट, बिल्कुल बिल्कुल। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं आज। ठीक है, विक्रम जी, प्रियंका जी, दीपिका जी, अनीता जी, योगिता जी, ललिता जी, सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए, हम अगस्त का करंट अफेयर कर रहे थे। थंबनेल में आपने टॉपिक देख लिए होंगे कौन कौन से टॉपिक है। अच्छा, यहाँ पर कल कुछ बच्चे जो हैं वो आर्ग्यूमेंट चल रहे थे उनके, या फिर कल कुछ बच्चे ने मुझे कॉमेंट्स भी किए थे कि मैम, ये जो आप पेरिस पैरालंपिक की बता रहे थे कि राजस्थान से कितने लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो मैं वो बता चुकी थी कि 10 लोगों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। कुछ बच्चों का मानना है कि 9 लोगों ने किया है। मेरा ये कहना है कि 10 लोगों ने किया है, और एक हालांकि डिस्क्वालीफाई, 2 लोग जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे, तो वापस आ गए थे, है ना। 2 सितंबर के आसपास वो वापस आ गए थे, इसलिए। तो 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, यही हमने डिस्कस किया था। राजेश भट्ट जी, शुरभी ओलानिया जी, तो वो गए तो थे, नॉमिनेट भी हुए थे, बट हाँ, डिस्क्वालीफाई होने के बाद वो वापस ही बैक टू इंडिया, और दे बैक टू राजस्थान। चलिए, पहला आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे, तो मैरी क्रिसमस सबको। हाँ, सबको मैरी क्रिसमस। तो आप सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस। चलिए, तो आज के हमारे टॉपिक जो रहेंगे, बेसिकली जिनके ऊपर हम बात करेंगे, वो चर्चित व्यक्तित्व को लेकर हम बात करेंगे, चर्चित स्थल हम देखेंगे, कुछ खेल देखेंगे, और पुरस्कार एवं सम्मान से यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। तो आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं पहले क्वेश्चन के लिए? पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपकी लैपटॉप की, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए, हाल ही में सेना चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? बताएं। दीपिका मिश्रा जी, शिवांगी सिंह जी, साधना सक्सेना नायर जी, या शिवा चौहान जी? याद रखना, सेना चिकित्सा सेवा की बात हो रही है। इसकी पहली डीजी जो है, हु हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल, डीजी जो बनी है आर्मी मेडिकल सर्विस की, तो वो कौन सी बनी है? तो सभी हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारे बच्चों के लिए करंट अफेयर बहुत बहुत ज्यादा आपकी भरपूर डिमांड पर हम इंग्लिश हिंदी दोनों लेकर आए हैं। ठीक है, तो साधना सक्सेना नायर इज दी करेक्ट आंसर। हमें पता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, उसके लिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में मसौदा तैयार करना था कि चिकित्सा में किस प्रकार से कार्य किया जाए, उस चिकित्सा क्षेत्र के मसौदा को भी इनके द्वारा या तैयार किया गया था। ठीक है ना। चिकित्सा का जो एक डॉक्यूमेंट कि चिकित्सा में किस किस तरीके की सुविधा दी जानी चाहिए, उसका मसौदा भी इनके द्वारा तैयार किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो साधना जी किससे हैं? सेना। साधना जी, साधना सक्सेना जी सेना से, है ना। और महिला महानिदेशक बनी है चिकित्सा की। चलिए, तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर जो है, उनको मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल का उन्होंने पद संभाला है, और ये वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर हैं जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची हैं। तो वायुसेना की यदि मैं बात करूं, दूसरी महिला मेडिकल, और इस पद पर पहुंचने वाली पहली जो है वो डीजी है। चलिए, एक और क्वेश्चन, नहीं लेट हुए आप। प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या करती है? मनी लॉन्ड्रिंग। यस, मनी लॉन्ड्रिंग की जब हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा डायरेक्ट वित्त मंत्रालय के संपर्क में रहकर जो है ये कार्य करती है। बिल्कुल, है ना। और ये बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग यानी अवैध तरीके से जो पैसा भारत में वापस आता है, या जिसमें
किसकी चोरी होती है? करों की चोरी होती है ना? बिल्कुल, बहुत सही दिया है सिकंदर जी ने आंसर, राहुल जी, है ना? राहुल नवीन इज़ द करेक्ट आंसर। तो प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक जो बनाया गया है, वो बनाया गया है 2 साल के लिए बनाया गया है और ये जो है बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करता है या विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के लिए। यहाँ से पैसा कमाया, है ना? दूसरे देश में ले गए, अब दूसरे देश से इल्लीगल तरीके से अपने देश में लाना बेसिकली वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, जिसके लिए ईडी इन्फोर्समेंट, आपने देखा होगा ईडी का छापा पड़ गया है। यानी ऐसा पैसा, काला धन जिसे हम बोलते हैं, काला धन, देखने में काला नहीं होता ये, लेकिन काला धन मतलब जो जिसमें जो कानून है, कानूनों का पालन जो है वो नहीं किया जाता है, जिस पे टैक्स नहीं दिया जाता, टैक्स की चोरी की जाती है, वो बेसिकली काला धन कहलाता है। बड़े सिंपल में समझा रहे हैं हम, बाकी का इसकी परिभाषा अलग है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? आपको बांग्लादेश की हालत, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, आपको पता होगा शेख हसीना जी जो है वो वहां से इंडिया आ गई थी, इंडिया ने उन्हें पनाह दी थी। ठीक है, बहुत बढ़िया यूनिस जी, हाँ संजय जी, तुलसी जी, लखन जी, दीपिका जी, बिल्कुल सही है। इस अंतरिम सरकार का जो प्रमुख बनाया गया है, मोहम्मद यूनिस को बनाया गया है। आपको पता है क्यों बनाया गया है? क्योंकि वहां की जो शेख हसीना जी हैं, है ना, उनका क्या कर दिया था, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि वो क्या लेकर आई थी, जो आरक्षण के कानून को उन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल रद्द कर दिया था, है ना। तो वहां पर जो बच्चों के लिए शिक्षा में जो आरक्षण कानून था, है ना, उसको क्या कर दिया था उन्होंने, अबॉलिश कर दिया था, जिसका प्रतिरोध जो है उनको, है ना, आरक्षण कानून जो है उसके लिए प्रतिरोध जो है वो इनको, या आरक्षण के लिए जो आरक्षण उन्होंने समाप्त किया था, उस आरक्षण के लिए उनको प्रतिरोध जो है, प्रतिशोध या कह दो प्रतिरोध जो है, मतलब देखना पड़ा था, है ना, झेलना पड़ा था। ठीक है, तो इनकी जगह मोहम्मद यूनिस आए। मोहम्मद यूनिस, हमें पता है ये इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है ना। क्यों मिला था इनको नोबेल पुरस्कार, कोई बताएगा क्यों मिला था इनको? माइक्रो फाइनेंस के लिए। माइक्रो फाइनेंस की यदि बात करूं मैं, माइक्रो फाइनेंस का मतलब क्या है, इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी बचतों से कैसे जो है वो अपना घर चलाया जा सकता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल बिल्कुल छोटी छोटी जो है बचतें, उसे कैसे जो है वो व्यवसाय किया जा सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बचतों को प्रोत्साहित इन्होंने किया था, आसान भाषा में समझें तो। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस के लिए नोबेल, तो मोहम्मद यूनिस को सर्वसम्मति से जो है वो क्या किया गया, वहां का अंतरिम सरकार का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, एक और बहुत अच्छा चर्चित व्यक्तित्व, थाईलैंड की सबसे युवा और महिला प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ऐड बहुत आ रहे हैं, तो ऐड का कुछ करेंगे, बिल्कुल 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 करेंगे। तो थाईलैंड की सबसे युवा और महिला प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? मैट फ्रेडरिक्सन को, हल्ला टॉम सडाटोर को, पैतोंग तान सिनावात्र को, मिरियम स्प्रेटरी डेवोना को। यानी हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द यंगेस्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, सी। तो ये चूंकि थाईलैंड की बात आ रही है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और ये जो आपका ओशिनिया है उसका एक मतलब कहना चाहिए कि छोटा सा देश है। पंडित जी ने रखे हैं, बिल्कुल किसी ना किसी ने तो रखे ही हैं, है ना। वहां पर ऐसे ही नाम होते हैं। इनकी पार्टी का नाम याद रखना, ये फेउ थाई पार्टी है इनकी, फेउ थाई पार्टी। कौन सी है इनकी? फेउ थाई पार्टी है। और ये यंगेस्ट लीडर, यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गई है थाईलैंड की, इसलिए ये बहुत ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, और इसकी राजधानी बैंकॉक है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में चर्चा में रहे श्री राम नारायण अग्रवाल का संबंध किस क्षेत्र से है? साहित्य से, खेल से, विज्ञान से या समाज सेवा से? बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। श्री राम नारायण अग्रवाल हु वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? लिटरेचर, स्पोर्ट्स साइंस या सोशल सर्विस? अनीश जी ने सही आंसर नहीं दिया, काशवी जी ने और सुरभि जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि ये विज्ञान से रिलेटेड है ना। एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जो है इन्होंने मिसाइल के लिए जो है वो काम किया था। बहुत बड़े ईशू जी, सायर जी, बड़ा सही जवाब आप दे रहे हैं। तो हमारी जो अग्नि मिसाइल है, उस अग्नि मिसाइल के जनक जो हैं ये माने जाते हैं श्री राम नारायण अग्रवाल जी। ठीक है, श्री राम ने क्या फेंका था? अग्नि का बाण।
हाँ, तुलसी जी बिल्कुल आपने भी सही दिया। तो क्या फेंका था इन्होंने? अग्नि बाण भे अग्नि बाण भेजा है राम जी ने। तो श्री राम नारायण जो हैं वो अग्नि मिसाइल के, यदि मैं बात करूँ तो ये अग्नि मिसाइल के फादर ऑफ अग्नि मिसाइल इन्हें कहा जाता है, चूँकि इनका हाल ही में निधन हुआ है इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। और इन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ भी काम किया है, आईजीएमडीपी बिल्कुल सही है। तो हैदराबाद में जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है उसके भी ये निदेशक रहे। इनको 1990 में पद्मश्री और 2000 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये सारे क्वेश्चन आपसे कथन में पूछे जा सकते हैं, याद रखना कि श्री राम नारायण अग्रवाल जी के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बात याद रखना, एक तो इनको अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है, ही इज द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल। इसी के साथ ये जो है वो हैदराबाद में, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हैदराबाद में जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है उसके निदेशक रहे। इसी के साथ साथ इनको जो है पद्म श्री और पद्म भूषण जो है उससे सम्मानित किया जा चुका है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया है, आप भी इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे चर्चित स्थल के ऊपर। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है चर्चित स्थल से, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। किस राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 जो है वो पेश किया गया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगस्त का करंट अफेयर है आपका। बिल्कुल, रिसेंटली द रीएडजस्टमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल बिल 2024 वॉज इंट्रोड्यूस इन विच स्टेट? बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है ना, बहुत सारे बच्चों ने गलत जवाब दिया है। याद रखना, ये बात कर रहा है अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक की, तो ये गोवा के लिए पेश किया गया है, याद रखना। बहुत किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। आपको पता होगा गोवा में एसटीज के लिए एक भी सीट नहीं है, हाँ एससी के लिए वहां पर एक सीट है, एससी के लिए अभी तक एक भी सीट नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि अब जो है दोबारा वहां पर कोई बात नहीं है, पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। दोबारा वहाँ पर जो है वो अभी मतलब सीट जो है उसका एलोकेशन होगा, जिसमें जो है वो एसटी को भी एक सीट दी जाने की बात कही जा रही है। तो मैंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2024 को गोवा के राज्य विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के लिए एक विधेयक जो है वो लाया था, जो कि एसटी को अब आरक्षण प्रदान करेगा, क्योंकि वहां पर एसटी की एक भी सीट नहीं है, एससी की जरूर है ना, बिल्कुल सही है। तो इट विल बी प्रोवाइड रिजर्वेशन टू शेड्यूल्ड ट्राइब इन द गोवा लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि आपको पता है गोवा विधानसभा में एससी की तो एक सीट है लेकिन एसटी की एक भी सीट नहीं है ना। तो यहाँ पर हमने देखा है कि वर्तमान में जो 40 सदस्य गोवा विधानसभा में कोई भी सीट ट्राइब्स के लिए नहीं है, जबकि एक सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए जरूर है। तो ये भी आपके लिए कथन के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो बन सकता है कि वर्तमान में 40 सीट है गोवा की, लेकिन एक भी सीट वहां पर एसटी की अभी भी नहीं है। तो कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर अभी तक एसटी के लिए एक भी विधानसभा में एक भी सीट रिजर्व्ड नहीं है? तो आपसे कहा जा सकता है कि जो है उसके लिए भी बिल पास हुआ है, चूंकि ये चर्चा में है तो उसमें बहुत सारे जो है, मान लो राजस्थान आपको दे दिया है ना, यूपी आपको दे दिया, एमपी आपको दे दिया और गोवा दे दिया, तो इन चारों में से तो गोवा ही हुआ है ना, तो गोवा इसका सही आंसर होगा। हालांकि अब इसको रिप्रेजेंटेशन जो है वो की बात कही जा रही है, उसके लिए विधेयक जो है वो पास हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने 8 अगस्त को वक्फ जो संशोधन विधेयक है 2024 उसको संसद की संयुक्त संसदीय समिति, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो आपकी कमेटी है, उसको भेजा। इसमें कितने सदस्य होते हैं बताइए? ज्वाइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका राजनीतिक परिदृश्य से है, जो करंट का है, चूंकि ये इम्पोर्टेंट आपका जो है वो चर्चित स्थल में हमने इसको लिया है, क्योंकि ये कहाँ पर हुआ है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। जेपीसी की मैं बात कर रही हूँ, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, हनुमान चौधरी जी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है। इसमें जो आप गच्चा खाए हो ना 21 में, 10 में, 22 में, इसमें ये 31 इज द करेक्ट आंसर, याद रखना।
जॉइंट जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाती है उसमें लोकसभा से तो 21 लोग और राज्यसभा से 10 लोग जो हैं लिए जाते हैं। इस प्रकार से टोटल जो है इसमें 31 सदस्य जो हैं वो होंगे, ठीक है? और ये जो 31 सदस्य होंगे वो चर्चा करेंगे बफ संशोधन विधेयक 2024 पर, उसका रिव्यू करेंगे, ठीक है? तो 31 जो है करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये क्या है कि बेसिकली ये होता ये है, बफ के अंतर्गत जो संपत्ति होती है, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है, उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रॉपर्टी जो है वो सरकार की है या ये वक्फ बोर्ड रखेगा, उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और इसके लिए जो फाइनल डिसीजन होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा। मान लीजिए किसी जिले में कोई भी संपत्ति है, उस संपत्ति को वक्फ बोर्ड को दिया जाता है, तो वो संपत्ति जो है, वो वक्फ बोर्ड उसका इस्तेमाल करेगा या नहीं करेगा, या वो वक्फ बोर्ड की हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इसके लिए जो है वो जितनी भी मतलब उसके लिए जो निर्णय लिया जाएगा, वो किसके द्वारा लिया जाएगा? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है इसके लिए डिसाइड करेगा, ये इसमें कहा गया है। गुड मॉर्निंग जी, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तो केंद्र सरकार के द्वारा 8 अगस्त को वक्फ विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। इस समिति में लोकसभा से तो 21 लोग होंगे और राज्यसभा से 10 लोग होंगे। टोटल जो है इसमें 31 सदस्य होंगे। मैंने कहा ये बोर्ड करता क्या है? बेसिकली ये जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जिसे हम कहते हैं, ये क्या है? ये जो संपत्ति होती है ना? जो प्रॉपर्टी होती है, संपत्ति होती है, उसके संदर्भ में, है ना? जो है वो ये कहा जाता है कि वो जो संपत्ति है, वो संपत्ति अब हमारी भी नहीं है तो भगवान की हो गई, हमारे खुदा की हो गई। तो उसके ऊपर जो है वो मदरसा चलाना है या जो भी कार्य करने हैं, तो उस कम्युनिटी की, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा जो वो कार्य इसके अंतर्गत किए जाते हैं। तो इसमें ये है कि कई बार वो सरकारी वक्फ बोर्ड जो है वो सरकारी ज़मीनों को भी मदरसा चलाने के लिए या फिर जो है वो मुस्लिम संबंधी कुछ धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि नहीं भई, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो है वो डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। चलिए, तो प्रस्तावित संशोधन वक्फ को संचालित करने की शक्ति बोर्डों और वक्फ ट्रिब्यूनल से राज्य सरकारों को सौंपने की प्रस्ताव इसमें किया गया कि अब राज्य सरकारें और उसके लिए जो है वो करेंगे। बिल्कुल, एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंध्र प्रदेश कौशल जनगणना करवाने वाला भारत का पहला राज्य होगा, है ना? यहाँ पर कौशल जनगणना होने में हालांकि 8 महीने लगेंगे। अभी उसमें उन्होंने ये कहा है कि हाँ बिल्कुल हम करवाएंगे। दूसरा जो है वो है कैसे रखें प्लीज, बिल्कुल इसको बार-बार पढ़ें ना, रिवाइज करें। बिहार जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है। बताइए कौन सा विकल्प सही है? दोनों सही है, पहला सही है या केवल दूसरा सही है? ना तो एक सही है ना तो दूसरे। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कि मैडम दोनों ही सही है। हमें तो ऐसा करो, दोनों ही सही मान लो, हैं? चलो आपकी बात मान लेते हैं दीपिका, बिल्कुल दोनों जो हैं वो सही हैं। हमें पता है कि आंध्र प्रदेश जो है वो कौशल जनगणना करवाने वाला, यानी कितने लोग हैं, इसके अंतर्गत क्या होगा कि बेसिकली आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बनेगा जो कि ये देखेगा कि कौन से व्यक्ति की क्या तो शिक्षा है, उसने 10th पास कर ली, उसने 12th पास कर ली, उसने ग्रेजुएशन कर ली है या वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद उसकी रोजगार की स्थिति क्या है, भाई वो रोजगार में बेरोजगार है या रोजगार में लग गया है। अच्छा, रोजगार में यदि वो लग गया है तो उसने और इसके अलावा कौन सा कोई कोर्स किया है, मैनेजमेंट का कोर्स किया, तो उसकी कितनी कुशलता है, कितना कौशल है, उसमें कितने स्किल है। तो उन सब इस कौशल जनगणना के बाद हमें पता चलेगा कि किसी भी एक राज्य में कितने स्किल्ड लोग हैं और उसके हिसाब से फिर हम उनके लिए रोजगार भी प्लान कर सकते हैं या उनको किस रोजगार में प्लेस किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो पूरा बिल्कुल किस रोजगार में उनको प्लेस किया जा सकता है, उनके लिए रोजगार अगर जनरेट करने हैं, है ना, रोजगारों का सृजन करना है तो वो भी कर लेंगे और यदि जिस रोजगार में उनको प्लेस किया जा सकता है उसकी अपॉर्चुनिटी उन्हें देंगे। तो इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देने वाला, बिल्कुल इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी देने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ये भी बिल्कुल सही है। अब दूसरा है बिहार, बिल्कुल सही है। बिहार जो है वो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कि ये जो है वो कास्ट सेंसस की रिपोर्ट जारी करने वाला पहला, मतलब यहाँ पर पूरा कास्ट सेंसस जो है वो दिया जाएगा। बहुत अच्छा, विक्रम जी कह रहे हैं कि मैम बहुत ऐड आ रहे हैं। मैं आगे हम बात करेंगे इसके लिए, बिल्कुल देख लेना ऐड नहीं आए, है ना? तो दोनों ही कथन इसमें सही है, इसलिए
1 और 2 दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केंद्र सरकार के द्वारा सड़क हादसों में फ्री कैशलेस इलाज की सुविधा हेतु पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? मतलब यदि कोई व्यक्ति जो है वो सड़क हादसे में, आपको पता है राजस्थान के जयपुर में भाकरौटा में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा जो है वो हमें देखने को मिला, जिसमें टैंकर पलट गया और लगभग 1.5 किलोमीटर तक और 40 गाड़ियां कहते हैं कि उसमें, और काफ़ी लोग हताहत, जनहानि काफ़ी हमें हुई। बहुत ज़्यादा जो है ये दुखद जो है घटना रही। तो ऐसी स्थिति, ये तो बहुत ही ज़्यादा दुखद हो गई थी। लेकिन यदि ऐसा होता है कि जिसमें लोगों की बचने की आस है, उम्मीद है, वो सड़क दुर्घटना में, वो उनका कोई हादसे में उनको इलाज की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इलाज के लिए कोई भी व्यक्ति उनको लेके जा रहा है तो उसको पैसा डिपॉज़िट कराना है, बहुत सारी चीज़ें। तो ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर एक फ्री कैशलेस, यदि कोई व्यक्ति की सड़क हादसे में यदि उसको कोई हानि हो गई है, तो हम फ्री जो है कैशलेस उसका इलाज करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति भी ले जा सकता है, उसके पास पैसे हैं चाहे नहीं है। ठीक है? तो ये दिल्ली उत्तर प्रदेश है, पौंडुचेरी केरल है, चंडीगढ़ असम है, या लद्दाख हिमाचल प्रदेश है। तो याद रखना, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह जो योजना है वो चंडीगढ़ और असम में चालू की गई अगस्त में। हालाँकि मार्च में इसकी घोषणा कर दी थी, लेकिन इसको शुरुआत जो है वो चंडीगढ़ और असम में की गई है। तो बहुत सारे विद्यार्थी गलत जवाब दे रहे हैं। आप लोग पढ़ के नहीं आए इसका मतलब, या फिर आज के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, हैं? ऐसे कि आज के क्वेश्चन मतलब हमने पढ़े ही नहीं, पर बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये परीक्षा की दृष्टि से। फ्री कैश स्लैश का मतलब क्या है? अगर आपने कोई भी व्यक्ति देख लिया ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप जाइए हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, आपको जो है वो पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट लोगों की जान बच सकेगी। और परिवहन और सड़क दुर्घटना को कम करना इसका उद्देश्य है। बहुत जल्दी ये, अभी तो 2 ही राज्यों में ये शुरू किया गया है, बहुत जल्दी हो सकता है ये पूरे देश में जो है वो देखने को मिले। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चर्चित स्थल से भारत की पहली 24/7 ग्रेन एटीएम, है ना, ग्रेन ग्रेन मतलब अनाज, अनाज एटीएम कहाँ पर शुरू किया गया है? कि अब क्या होता है कि हम लोग जो है भई अपना एटीएम कार्ड डालते हैं और पैसा निकलता है उसमें से, है ना? हमारे अगर अकाउंट में पैसा है, यहाँ पर आप एटीएम कार्ड डालेंगे, आपको अनाज मिलेगा। कहते हैं कि 1 घंटे में 50 किलो तक का अनाज जो है वो इसमें उपलब्ध होगा। बड़े अच्छी बात करें, बड़ी अच्छी, भुवनेश्वर, बहुत बढ़िया, राइज़ एटीएम, बहुत बढ़िया। भुवनेश्वर, ओडिशा इज़ द करेक्ट आंसर। तो ग्रेन एटीएम जो है वो उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। इसको जो है, इसके अंतर्गत इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें ये कहा गया है कि 1 घंटे में लगभग 50 किलो अनाज जो है इसमें से निकाला जा सकता है। ठीक है? इसके लिए जो है वो, है ना, ऑथेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है कि मतलब बिल्कुल अभी ये नहीं, बाजरा निकालो, सही है। तो इसमें जो है वो ऑथेंटिफिकेशन किया जाएगा, है ना? पूरी जो जाँच है, ऑथेंटिफिकेशन पूरा होने के बाद ही, है ना, डिजिटल, मैंने कहा डिजिटल, है ना, ऑथेंटिफिकेशन होने के बाद ही इसमें अनाज जो है वो प्राप्त होगा। तो बिल्कुल सही है, ये भुवनेश्वर, ओडिशा में जो है किया गया है। तो हमने देखा विश्व खाद्य कार्यक्रम और उड़ीसा सरकार ने, तो आपको याद रखना है कि ये मेनली विश्व खाद्य जो कार्यक्रम है, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसने, और राजस्थान सरकार, बिल्कुल इन दोनों ने मिलाकर जो है वो राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में 24 घंटे में पहली 24 घंटे अनाज देने वाली एक ग्रेन एटीएम जो है वो डेवलप की है। और इस ग्रेन एटीएम को अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम भी कहा गया है, और ये भोजन की पूर्ति करने वाला है। बेसिकली इसके अंतर्गत ऑथेंटिफिकेशन होगा, यदि आप, जैसे एटीएम होता है भी आपका, या आपको ओटीपी उसमें जो है पिन डालना पड़ता है, ऐसे इसके अंतर्गत पहले आपको ऑथेंटिफिकेशन होगा, और ऑथेंटिफिकेशन के बाद जो है वो आपको अनाज इसमें प्राप्त होगा। तो बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। लेट्स सी इफ इट विल मतलब ये बहुत, इट विल सक्सेसफुल। तो देखते हैं कि हो सकता है राजस्थान में भी आपको कहीं इस तरीके से एटीएम मिल जाए, पर अच्छा है ये, दिस इज़ वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद फैसिलिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? Where is India's largest green hydrogen production facility being set up? विजयपुर मध्य प्रदेश में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, भुज गुजरात में, बरेली बरेली उत्तर प्रदेश में। तो नहीं, सही आंसर नहीं आया। क्या बात है, आज पढ़ के नहीं आए हो? हाँ,
अरे नहीं, बिल्कुल पढ़ के नहीं आया, जिसका मतलब विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद फैसिलिटी जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में जो है वो डेवलप की गई है, या उसको उसकी स्थापना जो है उसको सेटअप किया गया है। तो आप क्या चक्कर है, आज पढ़ वढ़ के नहीं आए यूं हैं, आज पढ़ वढ़ के नहीं आए हो ऐसे। चलिए, एनटीसीपी के द्वारा आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है, उसके पुदिम, है ना, पुदिमदका एक जगह का नाम है, उसमें भारत की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन फैसिलिटी स्थापित। हालांकि ऑलरेडी हमने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पाद फैसिलिटी जो है वो डेवलप कर रखी है, लेकिन सबसे बड़ी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन फैसिलिटी जो है वो हम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पुदिमदका में लगाने वाले हैं। ये इसलिए जिससे कि जो है वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उसको ध्यान में रखकर जो है इस तरीके के कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं, है ना। खेत बहुत अनाज होता है। चलिए, इस परियोजना में रिन्यूएबल एनर्जी आपको पता है अक्षय ऊर्जा, जिसका क्षय नहीं हो सकता, जो खत्म नहीं हो सकती, है ना। तो जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि आती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी उपकरणों के निर्माण के साथ साथ भारत में ग्रीन केमिकल उत्पादन सुविधाओं का भी निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है सौर ऊर्जा के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट चाहिए, तो वो वहाँ पर डेवलप होंगे। ठीक है, पवन ऊर्जा के लिए कुछ पवन चक्कियाँ वगैरह कुछ वो हमें डेवलप करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के जो उपकरण होते हैं उनका निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। तो आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन फैसिलिटी जो है वो स्थापित की जा रही है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर हाइड्रोजन और मतलब बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगाना इस पर इंपॉर्टेंट लगाना, ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहे नुसंतारा को किस देश में भविष्य की राजधानी बनाया जाएगा, किस देश की भविष्य की राजधानी बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क जो है वो कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, बहुत सारे, फिर तो ठीक है। अच्छा, बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं, वैसे क्यों नहीं पता भाई, पढ़ के नहीं आए आज आप लोग। अनीता कह रही है, रीना कह रही है डी। चलो आपकी बात मान लेते हैं, डी। हमें पता है अभी इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो कौन सी है, जकार्ता, है ना। जकार्ता, कई बार इसका नाम सुना होगा, बहुत सारी जो इंटरनेशनल जो मीटिंग्स हैं, समिट हैं, वो जकार्ता में होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, हर साल बाढ़ आती है और कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो जकार्ता है ये डूब जाएगी। तो इस बार, है ना, डूब जाने की कगार पर है, डूब जाने की कगार पर जो है ये है। तो इसी को ध्यान में रखकर इंडोनेशिया ने इस बार अपनी नई राजधानी नुसंतारा को वो बनाएगी, और अपना जो स्वतंत्रता दिवस है इस बार उन्होंने नुसंतारा में ही मनाया था। कहते हैं ना हमारा स्वतंत्रता दिवस कहाँ बनता है, अभी हमारी देश की राजधानी में बनता है, ऐसे उन्होंने अपना स्वतंत्रता दिवस जो है इस बार जो है वो नुसंतारा में मनाया है, और ये जो है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी होगी। तो उल्टा पुल्टा नहीं होगा अगर आप बार बार इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंडोनेशिया ऑर्गेनाइज्ड इट्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस ऑन अगस्त 17, 2024 इन द फ्यूचर कैपिटल नुसंतारा। तो ये फ्यूचर कैपिटल जो है वो होगी, और इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी अभी जकार्ता में है, जो कि प्राय बाढ़ की चपेट में रहती है। एक और बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, काव्या गुड मॉर्निंग। भारत और इजराइल ने किस स्थान पर जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा, बहुत बहुत सही, बहुत सही। आशीष, संजय, रीना, हनुमान, बहुत सही, बहुत सही, बिल्कुल सही, सही 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 सही। तो आईआईटी मद्रास इज द करेक्ट आंसर। मैंने कहा किस स्थान पर, आईआईटी मद्रास में, है ना। अब याद रखना, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारत ने जो जल प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने जा रहा है, भारत आईआईटी मद्रास में, वो किसके सहयोग से, किस देश के सहयोग से खोलने जा रहा है। तो याद रखना इजराइल, इजराइल, है ना। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, क्वेश्चन कैन बी
कम फ्रॉम एनी वे, है ना। वो हो सकता है आईआईटी मद्रास के रूप में क्वेश्चन पूछ ले, वैसे भी बहुत फेवरेट है यूपीएससी का आईआईटी मद्रास, खड़गपुर, बड़े क्वेश्चन पूछती है वहाँ से, है ना। तो वहाँ से भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकती है। तो इजराइल के सहयोग से जो है एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र, जहाँ पर जो है जल से संबंधित जो है जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम किया जाएगा। बेसिकली इसके अंतर्गत यदि मैं बात करूं तो इसमें नया जल प्रौद्योगिकी केंद्र ये होगा, और इस त्रिपक्षीय समझौते पर इजराइल दूतावास ने आईआईटी मद्रास और आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय अमृत मिशन, उसने इस पे हस्ताक्षर जो है वो किए हैं। तो बेसिकली एक तो भूजल इंपॉर्टेंट है भाई, जल प्रौद्योगिकी हम बात करें तो भूजल, है ना, जो जमीन में जो जल है उसको किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, उसके लिए और क्या किया जा सकता है, उसके लिए जो है वो काम इसमें किया जाएगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इसमें यही है। मद्रास, आईआईटी मद्रास हो गया, ठीक है, शहरी एवं आवास मंत्रालय हो गया, उसका अमृत मिशन हो गया, प्लस इसमें जो है इजराइल हो गया, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें मोटी मोटी जो अपन को ध्यान रखनी है, जो कि जल प्रौद्योगिकी केंद्र से संबंधित हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चर्चित स्थल से, भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा दिया गया है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा दिया गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि इसको हम 2025 तक बनाएंगे, लेकिन उन्होंने उससे पहले ही 2030 तक बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जो है इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। शून्य कार्बन उत्सर्जन, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के दर्जे को प्राप्त कर लिया है, जबकि इन्होंने कहा था हम 2025 तक और 2030 तक करेंगे। तो अभी तक मेरे पास सही आंसर नहीं है। अच्छा, ए बी सी डी कुछ भी बना दो, एक तो होगा, ए बना देते हैं, बी बना देते हैं नेट जीरो एमिशन, बिल्कुल बहुत बढ़िया, मुकेश प्रजापति जी ने बिल्कुल सही आंसर, मतलब काफ़ी हद तक वो सही आंसर पर पहुंच गए हैं। दिल्ली इज़ दी करेक्ट आंसर। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी, बिल्कुल दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है, वो जो हवाई अड्डा है वो पहला नेट न्यूट्रलिटी या नेट जो है कार्बन उत्सर्जन, शुद्ध कार्बन उत्सर्जन के अंतर्गत आ गया है। क्या हुआ, हवाई अड्डा है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा मिला है। हालांकि ये कहा गया था कि इस 2025 तक या 2030 तक हम ये दर्जा जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसका याद रखना, इसका जो संचालन है वो जीएमआर ग्रुप है, उसके नेतृत्व वाली जो दिल्ली इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है वो जो इसको डील कर रही है, या जिसे हम डायल जिसे हम कहते हैं ना, एयरपोर्ट वाली जो मतलब दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपकी अथॉरिटी है वो इसको देख रही है। तो ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है वो आपके लिए हो सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि विच इज द फर्स्ट स्टेट टू साइन एमओयू ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट टू रिड्यूस फाइनेंशियल losses from extreme events and protect critical infrastructure। सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि चरम घटनाओं से होने वाले वित्तीय नुकसान को कम करने, चरम घटनाएं मतलब जैसे आंधी आ गई, तूफान आ गया, जो भी आपदा से रिलेटेड, हाँ बिल्कुल, और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए आपदा जोखिम जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्रबंधन है उस पर एक समझौता, उसके एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दे दिया है कि नागालैंड जो है वो पहला आंसर होगा। हनुमानगढ़ से प्रणाम सर, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन। नागालैंड पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि रिस्क मैनेजमेंट, जो आपका ये जो डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत किस तरीके से हम फाइनेंशियल लॉसेस, जो हमारे वित्तीय लॉसेस होते हैं उसको, प्लस हमारे आधारभूत ढांचे को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एमओयू किया है। और याद रखना एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ ये एमओयू जो है किया गया है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो ये भी आपके लिए जो है, मतलब अगर मान लो कोई भी आपदा आ गई, घटना, भाई भूकंप आ गया है, कोई आगजनी लग गई है, जो भी इसमें शर्तें हैं, उसके अंतर्गत जो भी नुकसान होगा तो उसका आपने पहले बीमा करा लिया। इसका मतलब ये है कि आपने बीमा करा लिया, तो वो जो रिलेटेड जो जिस भी आपने कंपनी से बीमा कराया है ना, तो वो कंपनी अब इस नुकसान का भुगतान करेगी। बेसिकली नागालैंड ऐसा पहला राज्य बना है जिसने एमओयू कर लिया है, किसके संबंध में, डिजास्टर मैनेजमेंट के संबंध में, ठीक है। तो नागालैंड
आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य है और इसने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ एमओयू साइन किया है कि यदि कोई भी ऐसी घटना हो जाती है, बिल्कुल कोई भी ऐसी, है ना, ठीक है, कोई भी ऐसी घटना हो जाती है तो ऐसी घटना में जो ये जैसे होता है ना, ये जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आपका क्या करेगी, आपको जो है उसका भुगतान करेगी। कई बार होता है ना, हम क्या करते हैं, हम अपने फ़ोन का कई बार बीमा करा लेते हैं, कराते हैं ना, कि अगर कोई भी ऐसी आपदा आ जाए कि फ़ोन मेरा चोरी हो गया या जो भी उसमें शर्तें होती है कि पानी में गिर गया, तो पानी का तो मुझे लगता है होता नहीं है, पर हाँ, फ़ोन जो है कहीं भी टूट गया या चोरी हो गया तो मुझे उसका क्या मिल जाएगा, कवर अप मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो वही है बेसिकली। चलिए, एक और क्वेश्चन खेल से आ रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर कह रही हूँ, पेरिस पैरालंपिक से और पेरिस ओलंपिक से, है ना, दोनों से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाने की संभावना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में कुल कितने खेल तथा स्पर्धाएं आयोजित की गई थी? बताएं फटाफट से, कुल कितने खेल और स्पर्धाएं आयोजित हुई थी? तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे दें। वसीम जी, रीना जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है। 32 खेल थे और 329 इसमें स्पर्धाएं थी। तो हाउ मेनी स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन पेरिस ओलंपिक 2024? 32 स्पोर्ट्स एंड 329 इवेंट्स। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने यदि क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके जो है वो शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं काफी सारे, तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? बताएं, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी हैं जिन्होंने एक ही संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जो है, बिल्कुल बड़े 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 अच्छे क्वेश्चन, बड़ा बड़ा सही जवाब, मनु भाकर, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मनु भाकर किस गेम से संबंधित है ये बताओ, किस गेम से संबंधित है? बिल्कुल मनु भाकर अकेली और एक, हाँ बिल्कुल, कुमार महेंद्र राजा, बहुत बढ़िया। अच्छा, किस खेल से संबंधित है मनु भाकर जी, जवाब दें, किस खेल से संबंधित है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किस खेल से? शूटिंग है, और नहीं, 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 बिल्कुल सही बता रहे, 10 मीटर, हाँ, पिस्तल, बिल्कुल, हरविंदर जी ने बिल्कुल सही आंसर इसमें दिया है। तो ये बहुत बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहीं से है। नीरज चोपड़ा के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए। जिस दिन अखबार नहीं पढ़ो तो पूरा दिन आउटसाइड हो जाता है। अच्छा, अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये तो है ही। नीरज चोपड़ा, बहुत लोगों ने इनके लिए स्टेटस लगाए थे, ही इज़ द बहुत ही स्मार्ट मैन, और बहुत बहुत अच्छा जो है इन्होंने परफॉर्मेंस खेल में, मतलब आइडियल हो सकते हैं, आइडियल हैं, इनफैक्ट हो क्या सकते हैं, आइडियल हैं। जब इन्होंने इससे पहले जब इन्होंने गोल्ड जीता था तो लोगों ने बहुत स्टेटस लगाए थे, बहुत एप्रिशिएट किया था, और अभी भी जब ओलंपिक में एक कांस्य पदक जीत कर आए, सॉरी रजत पदक जब जीत के आए, तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो इनको एप्रिशिएट किया, और ही डिजर्व्ड इट, है ना, ठीक है। चलिए, नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर की थ्रो के साथ पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जो है वो जीता है, सिल्वर जीता है, ठीक है। क्या जीता है? जेवलिन थ्रो है गेम का नाम, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, पहला ऑप्शन। दूसरा, नीरज स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक फील्ड एथलीट हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही जो है वो आप जवाब दे रहे हैं कि ये स्वतंत्रता के बाद 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। पहला और दूसरा, अभिनव बिंद्रा जिन्होंने इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल जीता था, बिल्कुल, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर राजस्थान से, जिन्होंने सिंगल जो है वो, मतलब व्यक्तिगत रूप से जो है वो मेडल जीता है ओलंपिक में, बहुत बढ़िया। तो ओलंपिक से रिलेटेड देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो मैं मतलब आपसे थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने रजत पदक जीता है, ये भी सही है। देखिए, थोड़ा ओलंपिक देखते हैं। यहाँ से आपके लिए एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपके लिए पक्का है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। बोथ आर राइट, बिल्कुल सही है।
अगर मैं पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करूं तो ये 33वां संस्करण था, याद रखना है 33। इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ था। पेरिस पैरालंपिक आपको पता होगा, मैंने बताया भी था कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक हुए थे। 28-8 याद रखना है, ठीक है। इसका नारा था गेम्स वाइड ओपन, खेल व्यापक रूप से खुले। इस स्पर्धा की बात करूं तो इसमें 329 जो है वो स्पर्धाएं हुई थी और 32 खेल थे। अभी हमने ये क्वेश्चन आपसे लिया भी था। कुल एथलीट देखूं तो इस पूरे गेम में कुल एथलीट थे 10,500 और 204 तो एनओसी और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम से जो एथलीट वो रहे। मेजबान शहर कहाँ पर हुआ था? ये पेरिस फ्रांस में हुआ है। भारत से याद रखना, भारत से टोटल 117 एथलीट ने पार्टिसिपेट किया है। भारत से टोटल 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट इसमें किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है। एक क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में चाहे आप आरएस की प्रीलिम्स की परीक्षा दे रहे हैं, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, एक क्वेश्चन पक्का है, याद रखना। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कुल 6 पदक के साथ 6 पदक जीते हैं और 71वें स्थान पर भारत रहा है। तो भारत का पेरिस ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा? भारत का पेरिस ओलंपिक में कौन सा स्थान रहा है? 71, याद रखना है। 2024 वाले में भारत ने एक तो रजत जीता है, जो हमें पता है नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। इसके साथ साथ 5 कांस्य पदक सहित कुल 6 पदक जो है वो जीते हैं और ये वैसे तीसरा था। मनु भाकर जी के लिए अभी क्वेश्चन हमने पूछा था। हमें पता है कि मनु भाकर जी जो है उन्होंने महिलाओं को 10 मीटर एयर पिस्तल में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मिक्स्ड में, मिश्रित में, डबल में मनु भाकर जी ने सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्तल राइफल में जो है वो कांस्य पदक जीता। तो इस प्रकार मनु भाकर जो है स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी महिला खिलाड़ी या एथलीट बन गई हैं जिन्होंने जो है एक ही संस्करण में, मतलब 33वें संस्करण में 2 जो है वो मेडल जीते, दोनों ही हालांकि इन्होंने कांस्य जीते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वप्निल कुसाले, इन्होंने ये भी शूटिंग से हैं, इन्होंने भी कांस्य जीता पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। इसी के साथ साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम जो है उसने भी कांस्य पदक जीता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कुश्ती, बिल्कुल, हॉकी टीम ने इस बार कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में रजत, तो एक जो रजत यहाँ से आया है वो नीरज चोपड़ा जी के लिए आया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया था, आपसे पूछ लिया था। मनु भाकर जी ने चूंकि 2 जीते, इंपॉर्टेंट हो गया था, तो इसलिए आपसे पूछ लिया था। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आरएएस के लेवल के बन सकते हैं, हमने दोनों तीनों क्वेश्चन यहाँ से बनाए हैं। इसी के साथ साथ अमन सहरावत, ये पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 कुश्ती में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और इससे भी रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें यहाँ पर देखना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट और हम देखेंगे यहाँ पर। इससे पहले पेरिस ओलंपिक में भी यूएसए नंबर 1 पे रहा है, चीन नंबर 2 पे रहा है और इंडिया का स्थान कितना रहा है? 71। इसके अंतर्गत एक हमने रजत, 5 कांस्य, याद रखना गोल्ड एक भी नहीं जीता। मतलब इंडिया ने गोल्ड एक भी नहीं जीता। बिल्कुल दिनेश फोगाट कह रहे हैं कि बना गोल्ड आता, सही बात है। 6 टोटल पदक जो हैं वो भारत ने जीते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे, चाहे चर्चित पर्सनैलिटी को लेकर आए और खेल को लेकर आए। मेरा मानना है कि एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन पैरालंपिक से, इस तरीके से इन दोनों से 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाएंगे। तो इसमें मनु भाकर जी आपने देख ही लिया, ठीक है। इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है वो यही रखना है, इसके अंतर्गत जो मैं बता रही थी कि मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्तल स्पर्धा में कांस्य जीता। वहीं इन्हीं के साथ उन्होंने जो है वो मनु भाकर जी ने, सरबजोत सिंह और स्वप्निल ने भी पदक इसमें जीते हैं। अब इसी के साथ साथ एक जो चीज मैं बता रही थी वो ये कि अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि अमन सहरावत जो अभी अपन ने देखा था ना, कांस्य पदक जीता था, किसमें जीता था? कुश्ती में। ये सबसे कम उम्र के भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। ही जस्ट 21 ईयर्स 24 डेज ओल्ड। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट यहाँ से है। मैं सोच रही थी इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाऊं, पर मुझे ये था कि पेरिस ओलंपिक हमें एक बार पढ़ना तो है, देखना तो है, इंपॉर्टेंट चीजें उसमें से जब अपन ये करेंगे तो इसके अंतर्गत अपन ये देख लेंगे। तो नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंक में रजत पदक जीता और ये उनका दूसरा ओलंपिक पदक था, इससे जिससे वे भारत के 5वें 2 बार ओलंपिक पदक विजेता बन गए हैं।
ठीक है। इसके साथ भारतीय हॉकी टीम की यदि हम बात करें, उन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर लगातार दूसरी बार जो है वो कांस्य पदक जीता है। तो याद रखना किसको हराकर जीता है, स्पेन को हराकर जीता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इससे पहले भारत ने हॉकी में लगातार 2 बार 1968 में मैक्सिको ओलंपिक में और 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इस तरीके से ये तीसरी बार जो है, बिल्कुल ठीक है, तीसरी बार जो है ये बन गया है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन मैंने कहा आने की बहुत बहुत ज़्यादा संभावना जो है वो है, इसलिए हमने उसको डिस्कस किया। तो ये आपको जब पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कृपया करके पेरिस ओलंपिक और इससे पहले वाली क्लास में हमने पेरिस पैरालंपिक कराया है बहुत अच्छे से। तो कृपया करके यहाँ से बहुत अच्छे से, और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन आंसर हमने फ्रेम किए और रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी है, तो भूलना नहीं। ठीक है, चले। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। लंदन में होगा, लॉस एंजलिस में होगा, सिडनी में या संघाई में। तो बिल्कुल सही है, लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में होने जा रहा है। अच्छा, कौन सी बार हो रहा है, दूसरी बार या तीसरी बार? दूसरी बार होने जा रहा है या तीसरी बार? जवाब दो, है ना। यश जी जवाब दें, दूसरी बार होगा या तीसरी बार होगा? अमेरिका में, अमेरिका में ये जो ओलंपिक होने वाले हैं 2 टाइम्स होंगे, 3, हाँ बिल्कुल सही, एक सही जवाब हो गया है। तीसरी बार होने को जा रहे हैं, बिल्कुल सही है रीना जी। 3rd टाइम जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये होने जा रहे हैं। तो 2028 में जो ओलंपिक होंगे वो लॉस एंजलिस में होंगे। उससे पहले 1932 में हुए हैं, 1984 में हो चुके हैं। अभी तीसरी बार जो है मेजबानी करने जा रहा है अमेरिका का लॉस एंजलिस। बहुत बढ़िया। पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक रेफरी कौन बने? ओलंपिक रेफरी की बात हो रही है। अनूप मौर्य, कबिलन साई अशोक, साई वेंकटरमन या प्रकाश वर्मा जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024, हु हैज बिकम इंडियाज यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी? यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी की बात हो रही है जो बॉक्सिंग में रहे। बिल्कुल सही आंसर दिया है ना, बिल्कुल सही आंसर दिया है कबिलन साई अशोक जी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सीधा सा फैक्ट है, याद रखना। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन ये हो सकता है। अगर बहुत ही डीप में अगर ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया तो ये एकमात्र क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। बाकी के सारे क्वेश्चन जो है वो हमने कवर कर लिए हैं। चलिए, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, पुरस्कार और सम्मान से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की तैयारी इस लेवल की है कि आप अब आरएएस की परीक्षा में बिना फियर के बैठ सकते हैं। चलिए, पुरस्कार एवं सम्मान के संदर्भ में द्रौपदी मुर्मू जी पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी प्रदान किया गया है। यह सम्मान प्राप्त करने वाली श्रीमती मुर्मू पहली भारतीय हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू वॉज अवॉर्डेड द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। मिसेस मुर्मू इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस ऑनर। हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने डी क्यों दिया? पहला तो सही है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि केवल पहला ही सही है। दूसरा इसलिए सही नहीं है क्योंकि आपको पता है कि पहली भारतीय नहीं है। इससे पहले 2023 में हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है। फिजी का सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड होता है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने बनाया। तो आपको अच्छा लगा होगा, है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जी को ये जो सबसे बड़ा फिजी का नागरिक सम्मान है वो दिया गया। इससे पहले 2023 में नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो ये बस ये जो इस तरीके के क्वेश्चन है जो ट्विस्टी होते हैं, थोड़े से ट्विस्ट वाले होते हैं ना, तो ये हमें याद रखनी चाहिए। हाँ कविशा जी, मैंने आपका क्वेश्चन नहीं पढ़ पाई है, आप एक बार दोबारा क्वेश्चन भेजें प्लीज। किस भारतीय को 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया? वो कंपेनियन था, बिल्कुल। और ये जो है ये है ग्रैंड कॉलर। ये जो अवार्ड है ये आपका ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ
तिमोर लेस्ते। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ तिमोर लेस्ते ऑन 10 अगस्त किसको दिया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी को, रतन टाटा जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को या श्री जगदीप धनखड़ जी को? जवाब दीजिए, जवाब आने चाहिए, जवाब आने चाहिए। बिल्कुल 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 ऐसे मिक्स से जवाब आते हैं ना। बिल्कुल, महिला तो पहली हैं, ठीक है, लेकिन महिला की बात नहीं हो रही ना, इसमें ये कहा है कि भई कौन-सा जो है, तो उसमें हमने महिला लिखा नहीं ना मैम, पहली महिला कहाँ लिखा है? मैंने पहला भारतीय लिखा है, महिला पहली है सही बात है, पर पहली भारतीय है ये गलत है, क्योंकि पहली भारतीय नहीं है, पहले भारतीय तो जो होंगे वो हमारे कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी। हाँ, पहली महिला आता, पहली महिला लिखा हुआ तो इट विल बी राइट। तो द्रौपदी मुर्मू जी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता है अभी 3 देशों की यात्रा पर जो है वो मुर्मू जी गई थी, है ना? एक तो आपकी तिमोर लेस्ते, एक फिजी की यात्रा पे जो गई थी, इसके अलावा एक देश की और यात्रा इनके द्वारा की गई थी, जिसमें से 2 देशों ने इनको पुरस्कार दिए थे। फिजी में दिया गया था और तिमोर में इनको पुरस्कार दिया गया था। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति ने तिमोर लेस्ते का दौरा जो है वो किया है, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अभी मिला है, उसके संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए कौन सा असुमेलित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इनकरेक्टली मैच्ड, गलत मैच किया हुआ, इंग्लिश जरूर पढ़नी है। विद रेफरेंस टू 17th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, बेस्ट फिल्म आटम, बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी, हाँ बिल्कुल न्यूजीलैंड, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन और मानसी पारेख, बेस्ट डायरेक्टर सूरज आर बड़जात्या, है ना, क्या नाम है इनका? बड़जात्या, सूरज बड़जात्या, है ना, सही है। तो चलिए जवाब दें। और वसीम जी, रिचिपाल जी, लच्छो कुमारी जी, साया जी, गोदारा जी, वसीम जी, बहुत सारा सही आंसर दिया है। बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी को नहीं मिला है ना, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो विक्रांत मैसी को नहीं मिला है, बिल्कुल सही बात है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड आटम को मिला है, बिल्कुल सही है। बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन बनी है, बिल्कुल सही है। मानसी पारेख बनी है, बिल्कुल सही है। बेस्ट डायरेक्टर जो है ऊंचाई के लिए, ऊंचाई जो है आपको पता होगा, और ऊंचाई के लिए बेस्ट डायरेक्टर के साथ साथ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो नीना गुप्ता को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट इसमें है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मैंने कहा ऋषभ शेट्टी को मिला है कंतारा के लिए, इसलिए आपका जवाब गलत हो जाता है कि विक्रांत मैसी को नहीं मिला है, ये मिला है ऋषभ शेट्टी को कंतारा के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का सूरज बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ, बाल कलाकार का श्रीपत मलिकपुरम। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ सारे बच्चे जवाब दें। हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट 2024 के तहत किसे टॉप केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो सबको पता होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल रिचपाल आशीष ने बिल्कुल बिल्कुल जवाब दें, और बहुत सारे बच्चे जुड़े, जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? जवाब तो दें अजय जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सागर, दीपिका, विजय, एक्सट्रीम पावर, आनंद, हाँ बाड़मेर, हरविंदर जी, सोनिका जी, रीना जी, अरे बहुत बढ़िया। शक्तिकांत दास जी को, है ना, ये हमारे आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं, है ना, आरबीआई के गवर्नर भी ये रहे हुए हैं, ठीक है। तो इनको बेस्ट जो कहना चाहिए टॉप केंद्रीय बैंकर का, हालांकि 3 लोगों को टॉप केंद्रीय बैंकर का दर्जा मिला है, जिसमें एक शक्तिकांत दास भी हैं। तो आरबीआई के गवर्नर ये रहे शक्तिकांत दास, उनको अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्तर पर टॉप केंद्रीय बैंकर का दर्जा जो है वो दिया है। और डेनमार्क के क्रिश्चियन कैटल थॉमसन को पहला, दूसरा भारत के शक्तिकांत दास को, और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन को केंद्रीय बैंकरों की A+ श्रेणी में जो है वो स्थान दिया गया। तो इन तीनों को भी आपको याद रखना है, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट ये हैं, बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तभी मैंने बोला ना, एक्स बोला, एक्स बोला ना, अच्छा इसमें एक्स नहीं लिखा होगा, मैंने एक्स बोल दिया था, है ना। तो डेनमार्क के क्रिश्चियन कैटल थॉमसन का नाम भी आपको याद रखना है कि डेनमार्क के क्रिश्चियन कैटल थॉमसन और भारत के शक्तिकांत दास और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन जो हैं उनको केंद्रीय बैंकरों की A+ श्रेणी में जो है वो रखा गया है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर फटाफट से हम रिवाइज करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 इसरो की गगनयान टीम को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पहला ऑप्शन। भारतीय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक गोविंद राजन प्रणाभन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। कौन सा सत्य है ना, कौन सा सत्य है बताएं। बिल्कुल बिल्कुल आ गया पीएसएस का जवाब, बिल्कुल। तो हमने गड़बड़ क्या करी थी, हमने गगनयान टीम लिख दिया जबकि वो चंद्रयान 3 है। हाँ जी, गगनयान लिख दिया हमने जबकि वो चंद्रयान है। सही बात है, सही पकड़े हो। तो ये क्या है, ये गलत हो जाता है, सेकंड इज द करेक्ट। तो केवल दूसरा जो है वो इसमें सही है। तो हमने पूछा था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल साइंस अवार्ड्स 2024। ISRO's Gaganyaan team was awarded the Science Team Award for their contribution to space science and technology। तो हमने कहा था ये गलत है क्योंकि दिस इज नॉट गगनयान, दिस इज चंद्रयान, है ना। गई भैंस पानी में, इसको तैरना आता है। अच्छा, थोड़ी देर बाद समझ आया। अरे भाई, इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हम लेकर आए हैं क्योंकि आरपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन, देखिए हमने आपने खूब पढ़ा लेकिन प्रैक्टिस नहीं करी क्वेश्चन की, तो वहां पर हम आपको डूबने नहीं देंगे, हम वहां पर आपको तैर के वापस ले आएंगे। तो प्लीज इस कंटेंट को आप जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करना, बिकॉज दिस कंटेंट इज रियली वेरी रिच। यदि आप किसी को इतना रिच, इतना अच्छा कंटेंट देंगे तो ये बिल्कुल संभव है कि सामने वाला भी आपको कुछ, उसके पास अच्छा कंटेंट हो तो आपको प्रोवाइड कराए। तो प्लीज इस क्लास को जितना हो सकता है शेयर करना, ठीक है। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस गोविंद राज, है ना, पापन भान बाज, है ना, प्रनाभन वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड। तो दूसरा इसमें सही है, पहला जो है वो सही नहीं है। तो इसरो का जो चंद्रयान 3 है उसकी टीम को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए विज्ञान टीम पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो ये आपके लिए जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पर था, ठीक है। तो आई होप कि आज का जो है ये मैटर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ही है रिलेटेड, तो वो भी अपन ले लेते हैं यहाँ पर कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और पेनिसिया बायोटेक, दोनों याद रखना। एक तो ICMR की बात हो रही है, भारतीय, है ना, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की बात हो रही है, और पेनिसिया बायोटेक के द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन जो है वो कौन सी है। पहली स्वदेशी डेंगू वैक्सीन कौन सी है। बहुत सारे विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं। डेंगबैक्सिया, डेंगा, टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन स्ट्रेन या डेंगीऑल, बिल्कुल सही है, याद रखना डेंगीऑल। डेंगी ऑल आउट हो जाओ, डेंगू ऑल आउट हो जाओ। तो ये किसने मिलके बनाई है, पेनिसिया बायोटेक। भी आपको नाम याद रखना है कि ICMR प्लस पेनिसिया बायोटेक, इन दोनों का भी आपको नाम याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, है ना। तो मैंने कहा कि जो डेंगीऑल जो है वो बनाई गई है उसका क्लिनिकल जो ट्रायल है वो भी क्या हो गया है, अभी शुरू हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और है यहीं से, कुछ युद्धावास दे रखे हैं और देश दे रखे हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद फिर मैं फटाफट से जो है एक रिवीजन ले लूंगी, ठीक है। उदार शक्ति, मित्र शक्ति और मैत्री, ये युद्ध अभ्यास किन किन के बीच में हुए हैं, है ना, किन किन के बीच में हुए हैं। तो उदार शक्ति देखो क्या है, भारत बहुत उदार है, किसके लिए, है ना, मलेशिया के लिए, ठीक है। मित्र शक्ति की यदि बात करूं तो मित्र शक्ति जो है वो किस किसके बीच में हुआ है, मित्र शक्ति जो है भारत और थाईलैंड। और मैत्री की यदि हम बात करें तो मैत्री आपका जो है क्या हुआ, मैत्री जो है वो आपका यदि हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो हुआ है, ठीक है। तो इसको हम याद कर सकते हैं बेसिकली कि जब हम बात करेंगे मित्र शक्ति की, तो मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो मित्र शक्ति है, और मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के, यानी दूसरा, पहला और तीसरा, डी इज द करेक्ट आंसर, है ना, डी करेक्ट है। अच्छा, इसको हमने कैसे याद किया था कि जो जैसे सिया और अपन बात करते हैं ना, सिया और सुन्नी, तो सिया थोड़े से उदार ले सकते हैं कि उदार नहीं होते या उदार होते हैं, ठीक है।
अच्छा ठीक है। उसका मित्र शक्ति की यदि हम बात करते हैं तो मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में जो है वो हुआ है। इसको हमने ऐसे याद किया था, एक्चुअली मैत्री और मित्र में जो कन्फ्यूज़न रहता है उसके लिए, कि इसको हमने ऐसे याद किया, जब हम मित्र शक्ति की बात करते हैं तो भारत और श्रीलंका जो है वो कभी मित्र नहीं हो सकते, वो अपनी शक्तियाँ जो हैं वो दिखाते रहते हैं, क्योंकि भारत से राम है और श्रीलंका से रावण है। तो एक्चुअली उसको हमने ऐसे याद किया था। थोड़ा-सा यहाँ पर वो जो ट्रिक थी वो हमारी क्या हो गई, है ना? थोड़ी-सी यहाँ पर उल्टी पड़ गई। तो मित्र शक्ति की यदि हम बात करते हैं तो मित्र जो है आपस में शक्तियाँ दिखाते हैं, कहाँ पर? भारत और श्रीलंका में। और मैत्री की यदि बात करें तो भारत और थाईलैंड जो है वो मैत्री भारत और थाईलैंड की जो है वो हो जाती है। तो यहाँ पर मित्र शक्ति अभ्यास की यदि बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। उदार शक्ति जो है वो भारत और मलेशिया के बीच में। मैत्री जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच में जो है वो हुआ है। तो चलिए एक फटाफट से क्विक रिवीजन जो है वो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हमने बात की थी कि सेना चिकित्सा सेवा की, कि सेना चिकित्सा सेवा का जो अवार्ड है सबसे पहले किसको मिला है? सेना चिकित्सा अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो साधना सक्सेना नायर जी को जो है वो मिला है। कोई बात नहीं है रिचपाल जी, अगर आपको नहीं आता समझ में तो यू कैन गो विद द अदर प्लेटफॉर्म, है ना? पर ये बात ये है कि अगर चीज़ें गलत होती है तो हम सही बताते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक डेटा की बात करते हैं, है ना? और आपका अटेंशन, बेसिकली पता है आपका अटेंशन जानने के लिए कि आप कितने अटेंटिव हैं क्लास में, है ना? पर अच्छा लगता है कि आप लोग अटेंटिव हैं तो रिप्लाई करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, दूसरा हमने क्वेश्चन लिया था कि ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है उसका जो है वो निदेशक किसे बनाया गया? तो हमने देखा था राहुल नवीन जी को जो है इसका डायरेक्टर बनाया गया है। उसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया? तो हमने देखा कि जो है किसको बनाया गया है? ये मोहम्मद यूनिस को जो है वो बनाया गया है। इसी के साथ हमने देखा कि थाईलैंड की जो सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो कौन बनी है? पैतोंग तार्न सिनावात्र जो है वो बनी है। देखिए वही वाली बात है कि मित्र और मैत्री अब आप कभी नहीं भूलेंगे। मित्र और मैत्री, जो मित्र शक्ति और मैत्री को आप कभी नहीं भूलेंगे, जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया है। तो उसका रीज़न ये था कि जो गलतियाँ होती हैं वो किस तरीके से होती है, उनको सॉल्व कैसे करना है ना? ये भी आपको नहीं पता कि ये भी टीचर किस तरीके से ट्रिक, हमें पता है क्लास में बच्चे को जब हम कुछ भी चीज़ ऐसा लिखा देते हैं तो बच्चा फटाफट से हमें पता चलता है बच्चा कितना अटेंटिव है। हम समझाएँगे कुछ लेकिन लिखाएँगे हम जब थोड़ा बहुत इधर-उधर का, तो उसमें ये पता चलता है कि बच्चा क्लास में, अच्छा मैडम ने तो समझाया था, मैडम लिखाने में तो ऐसे लिखा रही है, क्यों लिखा रही है? बिकॉज़ दिस इज़ द थिंग जिससे हमें बच्चों का अटेंशन क्लास में जो है वो पता चलता है। चलिए एक और क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में रहे श्री राम नारायण अग्रवाल, तो हमने कहा था ये क्यों? क्योंकि हमने कहा था अग्नि, है ना? अग्नि मिसाइल के लिए जो है फादर ऑफ अग्नि मिसाइल इन्हें कहा जाता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने राम और अग्नि इस तरीके से जो है इसको याद किया था। उसके बाद हमने देखा कि किस विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति, याद रखना जाति नहीं, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति की जब हम बात करेंगे तो वो गोवा में, क्योंकि अनुसूचित जनजाति के लिए जो पुनर्समायोजन विधेयक आया है गोवा में आया है। और गोवा जो है वो ऐसा राज्य है जहाँ पर 40 सीटें हैं, लेकिन उनमें से एक भी सीट एससी के लिए नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के लिए एक सीट हो जाए, ठीक है? एक और क्वेश्चन था कि वक्फ बोर्ड जो है आपका संशोधन विधेयक जिसके लिए लाया गया है 2024 वाला, उसमें जो संसदीय समिति ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसमें कुल कितने लोग हैं? तो हमने देखा था कि उसमें कुल जो है 31 लोग हैं, जिसमें से यदि मैं बात करूँ 21 लोकसभा से हैं, 10 राज्यसभा से, तो 31 है। तो ये हमें याद रखना है। और ये बोर्ड मैंने कहा कि जो संपत्तियाँ होती हैं, है ना, जिनको कहा जाता है कि भई हमने जो है वो भगवान के नाम कर दिया, भगवान का जो भी, खुदा का जो भी मैसेज होगा इस संपत्ति पर हम मतलब इसके आधार पर हम देंगे। यहाँ पर बैठ के हम मदरसा खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, यहाँ पर हम देंगे। तो उसका वो संपत्ति सरकारी संपत्ति है या वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो गई है, इसका डिसीजन हमने कहा कि डीएम लेवल का व्यक्ति जो है या डीएम साहब जो है ले पाएंगे। इसका मतलब वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां वो राज्य सरकारों को हस्तांतरण करने की बात जो है इस वक्फ जो संशोधन विधेयक आया 2024 वाला उसमें कही गई है। अगला क्वेश्चन था कि आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर कौशल जनगणना जो है, स्किल जनगणना, जो कितने लोग वहां पर स्किल्ड हैं उसकी जनगणना कराई जाएगी। पहला पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कास्ट सेंसस को पब्लिश किया है, उसकी रिपोर्ट जो है पब्लिश की है, ठीक है? हालांकि इसके लिए मना किया गया था, फिर भी इन्होंने पब्लिश की। उसके बाद ग्रेन एटीएम यानी अनाज का एटीएम कहाँ पर लगा है?
बिल्कुल, भुवनेश्वर में, है ना? भुवनेश्वर में जो है वो अनाज का एटीएम जो है ओडिशा में लगाया गया है। उसके बाद हाल ही में यदि मैं बात करूँ, नुसंतारा जो है वो इंडोनेशिया की राजधानी बनने जा रही है। इससे पहले इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी, चूँकि जकार्ता जो है वो ऐसा कहा जा रहा है कि हर साल जो है वो बाढ़ की चपेट में रहेगी। उसके बाद यदि मैं बात करूँ भारत की, और भारत और इज़राइल दोनों ने मिलकर जो है एक जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने की बात कर रहे हैं, और ये आईआईटी मद्रास जो है उसके लिए जो है उसके मतलब उसके सहयोग से जो है की जा रही है, वहाँ पर की जा रही है एक तरीके से, है ना? भारत का पहला हवाई अड्डा जो कि नेट है ना? नेट जो न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रलिटी यानी शुद्ध कार्बन उत्सर्जन की यदि मैं बात करूँ, उसका दर्जा जो है इसको मिल गया, वो है दिल्ली का, है ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसी के साथ-साथ जो चरम घटनाओं से जो वित्तीय नुकसान पहुँचता है, जो आपदा आ जाती है, बेसिकली जो आपदाएँ आती हैं उनसे जो नुकसान पहुँचता है, उस नुकसान के लिए यदि मैं बात करूँ कि कहाँ पर किस राज्य ने जो है एक एमओयू किया है, तो हमने देखा कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जो कंपनी है, हालाँकि प्राइवेट सेक्टर की है, लगता है एसबीआई के नाम से, बट ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसने एक एमओयू साइन किया है कि यदि कोई प्राकृतिक आपदा आएगी तो ऐसी स्थिति में हम आपको क्या करेंगे, उसके लिए जो है वो भुगतान करेंगे, जो भी आपका खर्चा-वर्चा होगा उसके लिए। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में खेलों में कुल कितने खेल जो है तथा स्पर्धाएँ आयोजित की गई थी, तो 32 खेल में 329 स्पर्धाएँ जो हैं वो आयोजित इसके अंतर्गत की गई थी। इसके साथ-साथ हमने देखा था एक ही संस्करण में 2 पदक प्राप्त करने वाली जो महिला हैं वो कौन-सी हैं, या कौन-सा खिलाड़ी है, एथलीट है, हमने देखा था मनु भाकर, इन्होंने सिंगल और मिश्रित, है ना, सरबजोत जी सिंह जी के साथ डबल में जो है इन्होंने प्राप्त किया है अवार्ड, ठीक है? उसके बाद ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो हमने देखा कि वो अमेरिका में होने जा रहा है, लॉस एंजेलिस में, और लॉस एंजेलिस में ये तीसरी बार जो है होने जा रहा है ना? तीसरी बार जो है होने जा रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन है कि मुक्केबाजी के संदर्भ में जो रेफरी बनाए गए, ओलंपिक रेफरी, सबसे कम उम्र के जो ओलंपिक रेफरी थे वो कबिलन साई अशोक हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ-साथ हमने देखा द्रौपदी मुर्मू जी को अभी 2 अवार्ड मिले हैं। एक तो उनको मिला है फिजी का अवार्ड, है ना? और ये फिजी का जो सबसे सर्वोच्च नागरिक अवार्ड प्राप्त करने वाले दूसरी भारतीय ये हैं। पहले भारतीय, यदि पहली महिला कहा जाए तो पहली महिला ये है, लेकिन दूसरी भारतीय कहा जाए तो दूसरी भारतीय, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को 2023 में मिला था, तो दूसरी भारतीय ही हो गई हैं। इसके साथ-साथ तिमोर लस्ते का भी अवार्ड, जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो भी अभी द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। तो पुरस्कारों में सबसे रिलेटेड है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ-साथ हमने देखा था कि 70वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसके अंतर्गत जो बेस्ट मूवी रही है वो अट्टम रही है। इसी के साथ-साथ बेस्ट एक्ट्रेस जो रही है वो निया मेनन और मानसी पारेख रही हैं। इसके बेस्ट डायरेक्टर जो रहे हैं वो सूरज बड़जात्या जी रहे हैं, और बेस्ट एक्टर की यदि मैं बात करूं तो वो बेस्ट एक्टर विक्रांत मैसी 12th फेल के लिए नहीं रहे, बल्कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो बेस्ट एक्टर रहे हैं वो ऋषभ शेट्टी रही हैं अपने कंतारा मूवी के लिए। इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन हमने देखा था कि जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक में जो रिपोर्ट निकाली, उसमें जो केंद्रीय बैंकर बने हैं वो आरबीआई के हैं। आरबीआई के कौन से हैं? शक्तिकांत दास जी हैं। इसके अलावा 3 लोग हैं जिनको A+ श्रेणी में लाया गया है। एक तो डेनमार्क के हैं क्रिश्चियन कैटल थॉमस, एक जो है स्विट्जरलैंड के हैं थॉमस जॉर्डन, और इसी के साथ साथ शक्तिकांत दास जो हैं वो भारत से हैं। इसके बाद हमने देखा था कि भाई जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिले हैं, वो जो बेस्ट टीम का पुरस्कार मिला है, वो बेस्ट टीम का जो पुरस्कार मिला है वो गगनयान को नहीं मिला है, बल्कि चंद्रयान 3 को मिला है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसी के साथ साथ गोविंद राजन प्रणवाभजन को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। इसी के साथ साथ हमने एक देखा था कि आईसीएमआर और पेनिसिया बायोटेक, इन दोनों ने मिलकर डेंगू के लिए एक स्वदेशी वैक्सीन जो है बनाई है, जिसका नाम है डेंगी ऑल आउट हो जाएंगे, है ना। डेंगी ऑल जो है वो बनाई है, और ये जो है डेंगी ऑल वो याद रखना अभी क्लिनिकल ट्रायल पर ये है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि 3 जो है वो युद्ध अभ्यास हुए हैं। पहला हमने देखा था, पहला उदार शक्ति है जो कि भारत और मलेशिया के बीच में हुआ है। फिर हमने देखा था कि मित्र शक्ति है जो कि
भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है, फिर मैत्री है जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और आप कितने क्लास में अटेंटिव रहते हैं वो बस एक तरीका होता है जानने का। और ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए और ऑथेंटिक डेटा लाने के लिए बहुत मेहनत करी जाती है। आप सब लोग उस मेहनत को सराहते हैं, आपको अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। तो मैंने यही, इसीलिए ये जितने भी कमेंट्स चल रहे हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में एक कोट बोला था। मैंने कहा था कि आज मैरी क्रिसमस, सबको क्रिसमस की बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में सेंटा क्लॉज आपको बहुत बहुत सारे गिफ्ट्स जो हैं देके जाए। और मैंने कहा था कि जीसस क्राइस्ट जो है वो इस दिन मतलब उनका बर्थडे जो है वो मैरी क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आज तुलसी पूजन दिवस भी है 25 दिसंबर को। इसी के साथ साथ आज जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे भी है। तो अगर हम जीसस क्राइस्ट और मैरी क्रिसमस के लिए बात करें, क्योंकि इंटरनेशनल जो है वो मतलब एक एक फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि सबसे मिलजुल के रहो, प्यार से रहो, वैर नहीं रखो, किसी से ईर्ष्या नहीं रखो। ये इनकी प्रमुख शिक्षा जो है वो होती है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई बैर, ना किसी से कोई ईर्ष्या, ना किसी से कोई बैर, मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। कल हम फिर मिलेंगे अगस्त का करंट अफेयर। तो जो भी रेस्ट चीजें रह गई है, प्लीज अच्छे से अगस्त का करंट अफेयर पढ़ के आना, और इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिएगा। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, और जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार।